हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैडनेस लॉजिक पर। आज हम पढ़ेंगे द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाके एक बार चेक कर सकते हैं। इसमें हम आपको नोट्स से पढ़ाते हैं। मतलब अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप आराम से अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब ये पेपर में अधिकतर पूछा जाता है। लाइक अगर आप फिफ्थ सेम BLLB में है या LLB में है तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया फर्स्ट है आपके पास। तो जो ये क्वेश्चन है, इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल या इज इट यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन और इज इट अ क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप इसे एक बार ध्यान से ज़रूर पढ़ लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फेडरल? क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो फेडरल है? कॉन्स्टिट्यूशंस आर आइदर यूनिटरी और फेडरल, या तो यूनिटरी होते हैं या फेडरल होते हैं। यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? इन अ यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट आर सेंट्रलाइज्ड इन वन गवर्नमेंट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट, द प्रोविंसेस आर सबऑर्डिनेट टू द सेंटर। इसका मतलब ये है कि जो यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें जो पावर्स होती हैं वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं, और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं वो सेंटर को सबऑर्डिनेट करती है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है? इन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द फेडरल एंड द स्टेट गवर्नमेंट एंड बोथ आर इंडिपेंडेंट इन देयर ओन स्पायर्स। इसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, जो पावर्स होती हैं वो दोनों में डिवाइड होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट में और फेडरल गवर्नमेंट में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में। There are various different opinions of constitutional jurists. One view is that it is a quasi-federal constitution and contains more unitary features than federal. एक व्यू कहता है कि ये क्वासी फेडरल है और इसमें ज़्यादा यूनिटरी फीचर्स हैं कंपेयर टू फेडरल. The other view is that it is a federal constitution with a novel feature adopting itself to national emergencies. जो दूसरा व्यू है वो ये कहता है कि ये एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है और जो अपने आपको जो नेशनल इमरजेंसीज होती है उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करता रहता है. द व्यू ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब जो फ्रेमर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उनका मानना था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है. Dr. Ambedkar, the chairman of the drafting committee, observed this. I think it is agreed that our constitution, notwithstanding the many provisions which are contained in it, whereby the central has been given powers to override the provinces, means state, nonetheless is a federal constitution. मतलब डॉक्टर अम्बेडकर का ये मानना था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसे ओवरराइड कर सकती है, मतलब उसे ओवर पावर कर सकती है. अदरवाइज इट इज़ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन. फेडरल प्रिंसिपल क्या होता है? बाय द फेडरल प्रिंसिपल, प्रोफेसर वियरी ऑब्जर्व्स, इज मेंट द मेथड ऑफ डिवाइडिंग पावर्स सो दैट द जनरल एंड रीजनल गवर्नमेंट्स आर ईच विद इन अ स्पायर, कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट. फेडरल प्रिंसिपल से ये मतलब है कि जो पावर्स होती हैं उन्हें इस तरीके से डिवाइड किया जाता है कि वो जनरल और रीजनल गवर्नमेंट्स के पास होती हैं और वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट भी होती हैं एंड इसके साथ साथ कोऑर्डिनेट भी होती हैं. बोथ द फेडरल एंड द रीजनल गवर्नमेंट्स आर कोऑर्डिनेट एंड इंडिपेंडेंट इन देयर स्पायर्स एंड नॉट सबऑर्डिनेट टू वन अनदर. The existence of coordinate authorities independent of each other is the gist of the federal principle. मतलब coordinate authorities जो होती हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं और ये जो एक प्रिंसिपल है ये फेडरल प्रिंसिपल का जिस्ट होता है. He observes, are we to confine the forms to cases where the federal principles has been applied completely and without exception? क्या हमें एक ऐसे फॉर्म का पता लगाना चाहिए जहाँ पर जो फेडरल प्रिंसिपल है वो बिना किसी एक्सेप्शन के यूज़ किया गया है? इट वुड नॉट बी सेंसिबल टू डू दिस. आफ्टर ऑल, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स itself as originally drawn up contained at least one exception to the federal principle in that the Senate was composed of representatives selected by the legislature of the state. ये एक एक्सेप्शन है कि जो सेनेट है वो रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट किए जाते हैं लेजिस्लेशन ऑफ द स्टेट के द्वारा, उससे ही बनता है.
This exception to the federal principle was maintained in law until 1913. ये एक्सेप्शन जो था फेडरल प्रिंसिपल का ये तभी तक मेंटेन हुआ तब तक 1913 तक. इसके बाद thus the criterion is the federal principle predominant in the constitution? If so, that constitution may be called a federal constitution. It seems essential to define federal principle rigidly but to apply the term federal constitution more widely. Dr. Viere accepts that exceptions are permissible provided federal principle is predominantly retained in the constitution. एक मैं आपको बात बताती हूँ, अगर आप कभी भी नोट्स बनाए तो उसमें हमेशा पॉइंट्स में करके लिखें. अगर आप पॉइंट्स में करके लिखेंगे तो उससे आपको जो याद करने का जिस टाइम आप इसे पढ़ने बैठेंगे तो आपको याद आसानी से हो जाएगा. ये मेरा मानना है और आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे आसानी होती है याद करने में. इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें एक छोटा सा अगर आप फ्लो चार्ट्स बनाएंगे ना पेपर में तो वो उससे आपके जो मार्क्स पढ़ने का जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा बढ़ जाती है. मतलब आप उससे एक तो पेज भी ज़्यादा भरते हैं डायग्राम्स बनाने से, और जो आपकी कॉपी चेक करता है उससे भी अच्छा फील होता है तो वो ज़्यादा नंबर देता है. पेज भी भरते हैं और जगह भी भरती है और इससे थोड़ा इजी भी पड़ जाता है. इसमें सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, अथॉरिटी ऑफ कोर्ट्स, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिजिडिटी. सबसे पहले है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स. इसमें फर्स्ट पॉइंट, फेडरलिज्म मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर्स ऑफ द स्टेट अमंग अ नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉडीज ईच originating and controlled by the Constitution. The basis of such distribution of powers is that in matters of national importance in which a uniform policy is desirable in the interest of the units, authorities entrusted to the Union and matters of local concern remains with the state. Supremacy of Constitution. The Constitution in a federal state constitutes the supreme law of the land. जो एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो सुप्रीम ऑफ द लैंड लॉ, मतलब उसमें जो होता है वो जो सुप्रीम लॉ होता है वो ही सबसे सुप्रीम, मतलब जो लॉ होता है वही सबसे सुप्रीम होता है. प्रोफेसर वियर सेज दैट दोज टू इंस्टीट्यूशंस, द सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन and the written constitution, are then essential institutions to a federal government. The Supreme Constitution is essential if government is to be federal. The written constitution is essential if federal government is to work well. सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरी है अगर जो गवर्नमेंट है उसे फेडरल बनना है, बट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरी है क्योंकि जो फेडरल गवर्नमेंट होगी वो तभी अच्छे से काम कर पाएगी. A written constitution, a federal constitution must almost necessarily be a written constitution. It will be practically impossible to maintain the supremacy of the constitution unless the terms of the constitutions have been reduced into writing. Rigidity. A constitution which is the supreme law of the land and written must also be rigid. This simply means that the power of amending the constitution should not remain exclusively with either the central or state government. इसका मतलब ये है कि जो अमेंडिंग पावर है वो किसी के भी पास मतलब बहुत ज़्यादा नहीं दे दी जाए स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को. इसके बाद अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट्स. The very nature of a federal state involves a division of the powers between the central and the state governments under the framework of the constitution. जो फेडरल स्टेट होता है उसमें जो पावर्स होती हैं वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स के पास होती हैं. It is therefore essential to maintain this division of powers between the two levels of government. इसलिए ये एक ज़रूरी बन जाता है, एक महत्वपूर्ण बात बन जाती है कि उन दोनों के बीच जो है वो मेंटेन सब कुछ बना रहे. This must be done by some independent and impartial authority above and beyond the ordinary bodies, whether federal or state legislatures existing under the constitution. इसलिए ये ज़रूरी हो जाता है कि एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी हो जो स्टेट गवर्नमेंट को और फेडरल गवर्नमेंट को अच्छे से काम करने के लिए अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन काम करने के लिए प्रेशराइज कर सके या मतलब उसे डायरेक्शंस दे सके. The judiciary has in a federal polity the final power to interrupt the constitution and guard the intrinsic provisions of the constitution. The Indian constitution possesses all the essential characteristics of a federal constitution. मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो सभी चीज़ें बताता है जो भी एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन में होना चाहिए.
The Constitution establishes a dual polity, a system of double government with the central government at one level and the state government at the other. There is a division of powers between the central and the state. But some scholars use such expressions for it, like quasi-federal, unitary with federal features, or federal with unitary features. In the opinion of the Professor Viere, the Constitution establishes a system of government which is almost quasi-federal, a unitary state with subsidiary federal features rather than a federal state with a subsidiary यूनिटरी फीचर्स। ये आप डायलॉग देख रही हैं ना प्रोफेसर वीरे का, आपको पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि इसके अकॉर्डिंग आप अपने नेचर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बताइए। मतलब आपको ये डायलॉग दे दिया जाएगा प्रोफेसर वीरे का पेपर में, और तब पूछेंगे कि या मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो यूनिटरी है, फेडरल है या क्वासी फेडरल है। तो इसे भी आप एक स्टेटमेंट को याद कर लीजिएगा अच्छे से। जेनिंग्स हैज़ कैरेक्टराइज्ड इट एज अ फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। जेनिंग ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा है? अ फेडरल विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द मॉडिफिकेशंस ऑफ द फेडरल प्रिंसिपल एज फॉलोइंग। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रखता है अपने पास पावर कि वो फेडरल प्रिंसिपल्स को इस तरह से मॉडिफाइड कर सके। कैसे? अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, गवर्नर्स को अपॉइंट करने की उसकी पावर्स होती हैं। पार्लियामेंट्स पावर टू लेजिस्लेट इन द नेशनल इंटरेस्ट, मतलब पार्लियामेंट के पास जो पावर्स होती हैं लेजिस्लेशन में नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर कुछ भी बात कहने की। पार्लियामेंट्स पावर टू फॉर्म न्यू स्टेट्स एंड अल्टर बाउंड्रीज ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स। पार्लियामेंट के पास ये भी पावर होती है कि वो न्यू स्टेट बना सकता है या कोई भी जो एग्जिस्ट करते हैं, मतलब कि जो हैं स्टेट्स, उनकी बाउंड्रीज को अल्टर कर सकता है, मतलब चेंज या मॉडिफिकेशंस कर सकता है उसमें। इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी कॉज्ड बाय वॉर, बाय फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। इसमें भी मैंने एक डायग्राम की तरह बना दिया है इसको। इसमें मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपसे बस यही पूछेगा कि यूनिटरी या फीचर, या तो यूनिटरी है या फेडरल है या क्वासी फेडरल है। देन इसके बाद ये हमारा जो आप ये पार्ट है, ये पूरा पेज जो है, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये क्वेश्चन या तो या शॉर्ट आंसर में आएगा या लॉन्ग आंसर्स में आएगा। तो उसमें आप दोनों में आपको कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है, उससे ही आपके जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा अच्छे आते हैं। इसमें क्या होगा? इट मे however be clearly understood that the nature of the federalism is more of historical growth based on a nation's necessary. Federalism is not like the set pattern of coats to wear. ये एक सेट पैटर्न नहीं है कोट्स का कि जो आप एकदम से पहन के चलते हैं। It is a clock of wearing organized pattern befitting each wearer and helping him to the next and superior stages of federalism. The Indian Constitution makes us define the Indian federal structure not with an eye on the theoretical but on practical considerations in designing federalism. The Indian Constitution constitutes a new bold experiment in the area of federalism. Like Indian Constitution ने एक बहुत ही ऐसा experiment किया है federalism के तरफ, फेडरलिज्म की तरफ। It may be concluded that the Constitution of India is neither purely federal nor purely unitary, but it is a combination of both. ये कहा जा सकता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का वो तो ना तो प्योर एक फेडरल है ना ही प्योर एक यूनिटरी कॉन्स्टिट्यूशन है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन, ये दोनों को मिक्स करके कुछ भी एक फीचर बनाया गया है। इट इज़ अ यूनियन ऑफ कंपोजाइट स्टेट ऑफ अ नोवल टाइप। ये एक यूनियन है कंपोजाइट स्टेट्स का जो कि नोवल टाइप्स के हैं। इट एंश्योरेंसेस द प्रिंसिपल दैट इन स्पाइट ऑफ फेडरलिज्म द नेशनल इंटरेस्ट ought to be paramount. Indian Constitution is mainly federal with unique safeguards for enforcing national unity and growth. ये मेनली फेडरल है और इसके पास यूनिक सेफगार्ड्स है फॉर एनफोर्सिंग नेशनल यूनिटी एंड ग्रोथ। इसमें भी आप अगर आप पेपर में थोड़ा पॉइंट्स बनाकर लिखेंगे ना इसी टाइप से, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। आप हमेशा जो भी आपका पेपर होता है उसमें आपको पॉइंट्स में ही लिखना है। अगर आप बड़े बड़े पैराग्राफ्स में या छोटे छोटे पैराग्राफ्स में भी लिखेंगे तो वो जो एग्जामिनर होगा उसे पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आप थोड़ा पॉइंट्स में बनाकर लिखेंगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, एक जो एग्जामिनर होगा उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा आपकी कॉपी चेक करने में और अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना होती है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ये एक क्वेश्चन हुआ है क्या कि या तो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल है या यूनिटरी है,
या क्वासी फेडरल है। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आगे भी बनाती रहूँ। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।